हमारे पार्लियामेंट में इस समय जो चल रहा था कल परसों, और उसके बाद वो पार्लियामेंट के बाहर गेट पे जो हुआ, ये देश के लिए एक सम्मान की बात नहीं कहेंगे, सोचने की बात है कि देश का सम्मान कैसे बचाया जाए, बचे, और उन लोगों से जिन्होंने देश का नेतृत्व करने के लिए जनता के द्वारा जो चुने गए हैं। एक मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के बनाने की कमेटी के अध्यक्ष रहे, और उसमें 299 लोगों ने वो किया, सहयोग किया, और ये संविधान बना। और संविधान में सभी वर्गों के लिए, देश की आर्थिक सामाजिक सारी व्यवस्थाओं के लिए ये विधिवत डिस्कशन के साथ उसमें सारे प्रोविजन किए गए। उसमें अभी तक तो कोई कमी नहीं दिखी जो लोग में या जनता में आए। लेकिन जो अमेंडमेंट होते हैं कभी कभी लोग, पार्टियां अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार की हैं, वही कमी उसमें हमें दिखती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि भीमराव अंबेडकर जी का जो व्यक्तित्व था वो एक अलग किस्म का था। वो आडंबर में विश्वास नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि कर्म करो और अपना अधिकार लो। तो कर्म करने वाले को तो सारी सफलताएं मिलती हैं, जो कर्म नहीं करता तो कर्म करने के लिए भी तो मौका मिलना चाहिए। उसी चीज का उन्होंने पिछड़े वर्ग, पिछड़े क्या, एससी एसटी को उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था के प्रोविजन कराया, जिसमें उनका महत्वपूर्ण रोल रहा। और एससी एसटी जो हैं वो आरक्षण का फायदा लिए और आगे आ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि देश में जो कुछ हो रहा था उस समय, जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश में दो पार्टियां मेन तौर पर, स्वतंत्र होने और बंटवारे के पहले तीन मुख्य पार्टियां थी। पहली तो कांग्रेस, दूसरी मुस्लिम लीग, तीसरी आरएसएस। मुस्लिम लीग अपने अधिकारों के साथ पाकिस्तान गई, कांग्रेस ये मेन पार्टी और ये संविधान संशोधन के बाद सत्ता में रही। आरएसएस की विंग जो जनसंघ थी, जो इलेक्शन इनके खिलाफ लड़ती थी, और उस समय सोशलिस्ट भी थी, ये सारे लोग लड़ते थे, लेकिन इनका अस्तित्व कम था, इनके वोट बैंक, इनके सपोर्टर कम थे। लेकिन कांग्रेस के सपोर्टर मुख्य था, देखा जाए तो एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग, और जो कांग्रेस के उस समय नेता थे वो उसमें सक्रिय जो थे वो सब थे, और अच्छा वोट बैंक था। और सत्ता में ये 1977 तक बड़े आराम से सत्ता में काबिज रहे। लेकिन इमरजेंसी के परिणाम जो आए वो निगेटिव रहे, जिससे सत्ता से हटे। वो 1977 के बाद जो जनता पार्टी आई, वहीं से चेंज होना शुरू हुआ। इनका वोट बैंक कांग्रेस का खिसकना शुरू हुआ, खिसकता चला गया। रीजन क्या था कि उनको ये पता चला कि हम केवल इनके वोट बैंक हैं, मुझे वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसका मुद्दा मानवर काशीराम जी ने उठाया और एससी एसटी के अधिकारों को उन्होंने दिलाने की कोशिश की और दिलवाया भी। जैसे पहले आप चुनाव आयोग जानते हैं, चुनाव आयोग था और कुछ नहीं थे, उसके अधिकारों को पता नहीं। टीएन शेषन जब चुनाव के वो बने हेड, तब चुनाव आयोग के अधिकारों का पता चला। वैसे जब काशीराम जी इनको जागृत किए तो इनको अपने अधिकारों का पता चला और काशीराम के फॉलोवर हुए। और काशीराम की पार्टी जो आज बीएसपी है, जिसकी मायावती जी संरक्षक हैं, और उनके वो उनके नेतृत्व में इनको काफी सहूलियत मिली और लोग जागरूक हुए तो कांग्रेस का वोट बैंक खिसकता चला गया। एससी एसटी 27% हट गए, और मंडल आयोग लागू हुआ। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने से जो
पिछड़ा वर्ग था वो भी कांग्रेस से खिसकता चला गया। और अंत में क्या हुआ कि 2014 तक कांग्रेस ने अपनी नीतियों के कारण, क्योंकि मुस्लिम वोटर का उन्होंने वोट बैंक बनाने की कोशिश की, जिसके विरोध में बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड को चला खेलते हुए, और हिंदू क्या, उन्होंने सारे लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की और जोड़े भी, और इनका वोट बैंक बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब ये है वोट बैंक की लड़ाई कि मैं किसका वो हूं। देखिए बीजेपी ने किस तरीके से सारे लोगों को, सारे वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। सब वर्गों में किसी न किसी को सम्मानित किया, सम्मानित करके उस वर्ग में अपनी वो बनाए। लेकिन आज भी और पहले भी देश का कोई भी नागरिक भीमराव अंबेडकर को ऐसा नहीं सोचा है, उन्हें एक अच्छा महान हमारे देश का एक चिंतक और संविधान का रचयिता मानता रहा। ये किसी को इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब ये है लड़ाई की दिखाना है पार्टियों को वोट के लिए कि हम ही जो हैं अंबेडकर जी के शुभचिंतक हैं, अंबेडकर जी की चिंता करते हैं, अंबेडकर के कदमों पे चलना चाहते हैं। यही लड़ाई मुख्य है, क्योंकि 27% वोट की उनको जरूरत है। तो कांग्रेस को भी जरूरत है, बीजेपी को भी जरूरत है, जितनी लोकल पार्टियां हैं उनको भी जरूरत है, और इसके साथ साथ बीजेपी को छोड़कर दूसरी जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको मुस्लिम वोट बैंक की भी जरूरत है। अब इस तरीके की राजनीति में जब ये चल रहे हैं तो बट नेचुरली लड़ाई होगी, लोग अपना वोट बैंक इंटैक्ट करने की कोशिश करेंगे और शुभ चिंतक बनने की कोशिश करेंगे। इसी का वो है कि हमारा इस समय संसद जो है वो देखेंगे आप कि वो कैसे चल रही है और क्या बिजनेस हो रहा है। न वहाँ पे देश की विकास की बात होती है, वो हल्ला होके बंद हो जाता है। वहाँ पे आप देखेंगे डिफेंस की बात आए वो नहीं होती, वहाँ पे विदेश नीति की बात हो वो नहीं होती, वहाँ पे जनता के एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो वो नहीं हो पाती। वहाँ पर आप देखेंगे कि देश में कैसे इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए और ग्रोथ हो, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। केवल चर्चा होती है कि मेरे किए हुए चीजों पे या हमारे अगेंस्ट जो भी है उसको ना बोला जाए, उसको दबाओ। ये जनता तो रोज संसद में देख रही है। कभी सोरस का मामला आ जाता है, जॉर्ज सोरस का, तो कभी अडानी अंबानी, अडानी अंबानी और जॉर्ज सोरस इस देश की राजनीति के धुरी बन गए हैं, जिनके सहारे ही राजनीति हो रही है। या तो जाति जनगणना और रिजर्वेशन, ये सब चल रहा है। जाति जनगणना को लेके और आरक्षण को लेके जो कांग्रेस का इलेक्शन में आक्रामक रवैया रहा, उसका रिजल्ट उनको पता चला। लेकिन आज देश को ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट सरकारी क्षेत्र में तो है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ही है। हमारे देश में टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का मिला के एम्प्लॉयमेंट 85 लाख के करीब है, और बाकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो इस छोटे से एम्प्लॉयमेंट में कितने लोग रिटायर होते हैं, कितने लोग दोबारा सर्विस में आएंगे, अगर उसको आप कैलकुलेट करें तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट होता। जो लोगों का हर साल शिक्षित बेरोजगार पैदा हो रहे हैं वो लाखों में, कई लाखों में हो रहे हैं। तो आज देश को ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए हमारे संसद में चर्चा होना चाहिए और सारे देश की पार्टियों को उसमें साथ देना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा प्राइवेट सेक्टर में। हमारे देश में फर्टिलाइज़र बाहर से आता है, हमारे देश में मेडिकल के सारे केमिकल कंपाउंड चाइना से आते हैं, अदर कंट्री से आते हैं, कुछ ही प्रोडक्शन है। हमारे देश में आप देखेंगे डिफेंस के आइटम बाहर से आते हैं, कुछ अब बनने लगे हैं।
आप इसके देखें जो कपड़े हैं ये भी बाहर से आने लगे हैं बहुत ज़्यादा उसमें, और मोटर पार्ट बाहर से आ रहा है। आप इनके अभी मैं देख रहा था कि वो लोग भी कई जीएसटी में छूट मांग रहे हैं दवाओं के प्रोडक्ट करने वाले कि हमको छूट दीजिए नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मोटर पार्ट वाले भी मांग रहे हैं। तो आज ज़रूरत है देश में प्रोडक्शन करें। इंपोर्ट क्या होता है, बिजनेस बाहर के चाइना से सीखना चाहिए कि वो पहले सस्ता देता, जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर लेता है तो अपनी मनमानी रेट पे देता है, तब आप असमर्थ हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं उसको रोकने में। तो पहले आप देश जो है अपने पैरों पे खड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में लोग बिजनेसमैन यहाँ के या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ इंडस्ट्री आए और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अगर यहाँ बनेगा तो जो देश को ज़रूरत होगी पहले देश यूज करेगा फिर बाहर जाएगा, ये व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे तमाम क्षेत्रों में स्कोप है जो होना बहुत ज़रूरी है। इस पे काम हो, लेकिन इस पर काम, इस पे चर्चा हमारे देश के अंदर संसद में हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में कोई चर्चा नहीं हो पा रही, सार्थक चर्चा केवल अडानी अंबानी पे ही चल रहे हैं या दूसरे मुद्दे लेके बैठ जाते हैं जिसमें उनको लगता है कि किसी संस्था सरकारी जांच एजेंसी में फंस रहे हैं और उसमें हंगामा करना, यही सब चल रहा है। इससे देश का विकास जो है संभव नहीं है। और रही बात बाबा भीमराव अंबेडकर की, वो स्टेटस जो है आज हमारे देश में उनका और विदेश में, और कहा जाए कि देश की जनता के बीच में वो अलग है। वो स्टेटस न नेहरू का है न किसी और का आज की डेट में है, क्योंकि उन्होंने जो संविधान में बनाया, जो लिखा, जो क्योंकि अध्यक्ष थे उनकी देख रेख में संविधान बना था 299 लोग जो लगे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने देश के हर एक वर्ग का ध्यान रखा, हर तरीके की चीज़ों को उसमें इंक्लूड हुआ और तब जाके वो हुआ। उसमें संशोधन जो हुए हैं वो गलत हुए हैं। उन संशोधन की ज़रूरत क्या है थी, वो पार्टी अपने लिए की थी कि हम कैसे अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करें, कैसे अपने मनमर्जी किसी चीज़ों को सुरक्षित कर पाएँ। इस तरीके के अमेंडमेंट किए गए और भी अमेंडमेंट हुए, वो ज़रूरी थे। लेकिन अभी देखें कि इस सरकार ने बहुत सारे उसमें से निकाले भी हैं। तो आज हमें चर्चा है संविधान के ऊपर, अगर करते हैं तो किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं है वो तो चर्चा करके देखें, ये मेन मुद्दा बनता है। तो चर्चा ये तो हो नहीं रही है, केवल अंबेडकर मेरे हैं वो क्लेम हो रहा है कि अंबेडकर किसके हैं। अंबेडकर ब्रांड बना के उन लोग उनकी मार्केटिंग अपने अनुसार उनके वोट बैंक के लिए करना चाहते हैं। इसका विरोध होना चाहिए। अंबेडकर कोई ब्रांड नहीं है। अंबेडकर यहाँ के हमारे देश के एक महान व्यक्ति थे जो हमारे लिए पूजनीय हैं और उनका उसी महानता के साथ सम्मान होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और ये सम्मान किसी स्वार्थ के साथ नहीं, बिना स्वार्थ के साथ किया जाए। और हमारे यहाँ जो भी अभी वंचित हैं जिन चीज़ों से, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं के द्वारा जागरूक हुए हैं और आज उनका सम्मान से वो सारी चीज़ें करते हैं, उनको मानते हैं। तो उसमें किसी को गलत नहीं सोचना चाहिए, ये एक मुख्य मुद्दा है। और अब मैं कहना चाहूँगा, अंबेडकर धर्म और जात इनको मुद्दा बना राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, इन्हें सम्मान के लिए मुद्दा बनाएं और धर्म को आप अपने संतुष्टि, अपने कल्याण के लिए मुद्दा बनाएं और जात को आप अपने पैसे के लिए मुद्दा बनाएं।
जैसे था, अगर नहीं है तो वो चीज़ अपनी आइडेंटिटी के लिए बनाएं, लेकिन चुनाव के लिए ये सारे मुद्दे व्यर्थ हैं, इस पे न जाएं। केवल ये देखें कि हमें फ़ायदा किस पार्टी के साथ है, कौन सी पार्टी आज हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, उस पे काम करें। विकास किनकी आइडियोलॉजी, किनके चर्चाएं पहले शुरू होनी चाहिए देश में। चर्चा पार्टी इलेक्शन के लिए कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम कैसे काम करेंगे, क्या क्या चीज़ करेंगे, और उसको प्रूफ के साथ जनता में लाना चाहिए, रखना चाहिए कि हम कैसे आपके भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे। जनता जब जानेगी, सीखेगी, पता चलेगा तो वोट देगी। ये महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। सारी पार्टियों का अपने एजेंडे डिस्कस में, पब्लिक में, डिबेट में ले जाने चाहिए और उस पर चर्चा करके और उस पर अपना वोट इंटैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जाति और ये सब आग लगा के काम करना बेकार चीज़ है। इस पर विश्वास देश की जनता को भी नहीं करना चाहिए और राजनीतिज्ञों को भी अब नहीं करना चाहिए। अब इस पर तौबा करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।